हेलो दोस्तों, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 14 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता अमृत सेन जी के द्वारा होम इन द वर्ल्ड पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में दोस्तों अमृत सेन जी के प्रारंभिक जीवन का चित्रण किया गया है। अगला जो बात करें अमृत सेन जी के बारे में, तो इनको दोस्तों 2013 में फ्रांस का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। और 1998 में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था इनको। और 1999 में ही दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला जो बात करें कि नोबेल पुरस्कार के बारे में, तो नोबेल पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो यह नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई थी। और ये डायनामाइट के आविष्कारक भी हैं और इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। यह पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है 5 क्षेत्रों का। एकमात्र पुरस्कार नोबेल का शांति के क्षेत्र का नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। पहले यह दोस्तों यह पुरस्कार नोबेल का 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से क्षेत्र में? फिजिक्स विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन 1968 के बाद से यह 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। और छठवां क्षेत्र क्या था? अर्थशास्त्र का क्षेत्र में भी पहली बार 1968 में दिया गया। अब बात करें नोबेल पुरस्कार के भारतीय प्राप्तकर्ता कुल कितने हैं, तो 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है। उनमें से कौन कौन से हैं? पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। गीतांजलि का अनुवाद किया था इनके W.B. ईस्ट ने और ये प्रस्तावक भी थे, इसलिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले भारतीय भी बने थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये याद कर लीजिएगा, 1913 में दिया गया था। दूसरा जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस भारतीय को? दूसरा दिया गया था C.V. रमन जी को दोस्तों। रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तीसरा जो दिया गया था दोस्तों वो दिया गया था हरगोविंद खुराना को। और इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और बात करें तो 1979 फोर्थ नंबर 1979 में मदर टेरेसा को दिया गया था नोबेल पुरस्कार सार्वजनिक जीवन के कार्य क्षेत्र के लिए। और इन्हें किसका नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला जो बात करें 5th नंबर का, वो दिया गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को। और ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था चंद्रशेखर सीमा के लिए। इन्होंने एक खोज की थी। कब दिया गया था? 1983 में इन्होंने एक खोज की थी कि सितारों की शोध की थी और सितारे कैसे बने हैं, इसलिए इनको 5th भारतीय बने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता 1983 में दिया गया था। अगला जो है 1998 में 6 नंबर 1998 में इन्हें अमृत सेन जी को ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला जो है 7th नंबर का जो दिया गया 2001 में V.F. न्यायपाल को दिया गया और साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। अगला जो है 8th नंबर का जो दिया गया वो 2009 में दोस्तों वेंकट रमण रामकृष्ण जी को दिया गया और इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। 2009 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये 8वें भारतीय बने थे। अगला जो है 2014 में
कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति का, और किसके साथ दिया गया? पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2014 में। अगला जो बात करें कि 2019 में तो 10वें भारतीय बने अभिजीत बनर्जी। हालांकि ये भारतीय और अमेरिकी मूल के हैं, तो अभिजीत बनर्जी को दिया गया, और इनके साथ ही इनकी पत्नी एस्थर डुप्लो को और माइकल क्रेमर को भी 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला जो बात करें दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार में सर्वाधिक बार किस भारतीय को नामित किया गया, तो सर्वाधिक बार गांधी जी को 5 बार नामित किया गया, लेकिन उनको एक बार भी यह पुरस्कार नहीं दिया गया। तो ये था दोस्तों नोबेल पुरस्कार के बारे में। अगला जो बात करें कि भारत रत्न भी इनको दिया गया है 1999 में। तो भारत रत्न जो होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसके बाद होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और पद्म श्री होता है। तो इनका क्रम लगाने के लिए आ जाता है। बात करें भारत रत्न की स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी, और पहली बार जो दिया गया था वो दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, और पीडी देशमुख को। आरबीआई के पहले स्वतंत्र भारत के आरबीआई के पहले गवर्नर पीडी देशमुख और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला जो बात करें भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे अधिक उम्र के जो व्यक्ति थे वो धांधो केशव थे। पहले विदेशी जो थे खान अब्दुल गाफर खान, और सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो थे वो थे सचिन तेंदुलकर। और अगला जो बात करें कि प्रथम मृत्यु के दौरान पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मृत्यु के दौरान प्राप्त करने वाले भारत रत्न पहले व्यक्ति थे। अगला जो बात करें कि अब तक 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, जिसमें से 16 लोगों को मृत्यु के उपरांत दिया गया है। 2019 में बात करें लास्ट टाइम जो दिया गया था भारत रत्न वो दिया गया था पीडी देशमुख और भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को दिया गया था 2019 में। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है सेकंड नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ना किसी एग्जाम में 100% पॉसिबिलिटी है इसके पूछे जाने की। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है सेकंड नंबर, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब जीता है फाइनली आज संडे को इसका मुकाबला था, और हाल ही में इन्होंने जीता है। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब अपने नाम का लिया है पुरुष एकल का। बात करें कि शनिवार को जो मुकाबला हुआ था वो बरबोफा महिला एकल का मुकाबला हुआ था, और उसका खिताब कौन जीता है महिला एकल का? वो जीता है बरबोफा क्रेजेवकोवा। और बात करें नोवाक जोकोविच के बारे में तो इनका जो दूसरा फ्रेंच ओपन का खिताब था, पहली बार जो इन्होंने जीता था वो 2016 में जीता था, और इनका 19वां ग्रैंड स्लैम था। अगला जो बात करें इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने यूनान के स्टेफनोस सित्सिपास को हराया है यूनान के। अगला जो बात करें कि जो नोवाक जोकोविच हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से। और अगला जो बात करें कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है फ्रेंच ओपन के 2021 का, वो जीता है बारबोफा क्रेजिवकोवा, और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने अनाफ इफ्तिफिया को हराया है जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, प्लीज इसको टिक कर लीजिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आ जाएगा फ्रेंच ओपन। अगला जो बात करें ग्रैंड स्लैम की दोस्तों, ग्रैंड स्लैम की, तो ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार से होते हैं। पहला जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर इसके बाद जो होता है वो फ्रेंच ओपन होता है, जो कि हालांकि हो चुका है, आज इसका समापन था, जो कि नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। फिर इसके बाद होता है विंबलडन ओपन, और फिर लास्ट पे होता है यूएफए ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो जनवरी मंथ में होता है सबसे पहले, फिर इसके बाद होता है मई जून में दोस्तों फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, ये होता है जून जुलाई में, और यूएफए ओपन होता है अगस्त सितंबर या दिसंबर में भी होता है। अगला जो बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला जाता है दोस्तों वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये किस में खेला जाता है? क्ले कोर्ट में खेला जाता है। और विंबलडन ओपन जो खेला जाता है वो ग्राफ कोर्ट में खेला जाता है, और
यूएफए ओपन खेला जाता है हार्टकोर्ट में। अगला जो बात करें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो वो दोस्तों नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। अगला जो बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो वो नाओमी ओसाका ने जीता है। हाल ही में फ्रेंच ओपन से इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला रहा है फ्रेंच ओपन का। और अगला जो बात करें फ्रेंच ओपन के बारे में, तो फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है वो कहाँ खेला जाता है, क्ले कोर्ट में खेला जाता है, और 2021 का जो था 125वां संस्करण था। अगला जो बात करें सर्वाधिक बार जो विजेता रहे फ्रेंच ओपन के, वो 13 बार राफेल नडाल रहे। हालांकि इस बार जो सेमीफाइनल में इन्होंने नोवाक जोकोविच से हार की सामना करनी पड़ी। और अगला जो बात करें फ्रेंच ओपन 2021 की जो पुरुष एकल की विजेता रहे वो नोवाक जोकोविच रहे 2021 में, और 2021 में महिला एकल की विजेता जो रही वो बारबोसा क्रेजेवकोवा रही। अगला जो बात करें दोस्तों फ्रेंच ओपन के बाद होता है विंबलडन ओपन। यह सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम, लगभग 1877 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी कहाँ खेला जाता है, ग्राफ कोर्ट में। इसके बारे में हमने पहले से ही चर्चा कर चुका है। अगला जो बात करें कि फ्रेंच ओपन से 2 खिलाड़ी कौन कौन, एक थे नाओमी ओसाका जो कि जापान से बिलोंग करती हैं, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, और रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फंड ट्रांसफर के लिए डीबीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने फंड ट्रांसफर के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, लाभार्थी जो होंगे सरकारी योजनाओं के, उनके जो धनराशि होगी वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाएगी, जो और उस बैंक अकाउंट में जाएगी जो बैंक अकाउंट आधार से लिंक होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जो बिचौलिए होते हैं और धन की गड़बड़ी होती है, ये इससे समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि इससे जो धनराशि होगी वो सीधे हितग्राही के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस प्रकार का मोबाइल ऐप कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला जो बात करें दोस्तों कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक इंडिया के मैप में देखें तो कर्नाटक कुछ यहाँ स्थित होता है, यहाँ, और इसके जो उत्तर में होता है वो गोवा होता है, इसके जो पूर्व में होता है वो आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है, और इसके जो दक्षिण में सीमा लगती है वो केरल के साथ लगती है, और इसका जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरब सागर के साथ लगती है। अगला जो बात करें कि इसका DLR नंबर जो होता है वो होता है 33 28 12, मतलब यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 28 जो हैं लोकसभा सीटें और 12 राज्यसभा सीटें हैं। अगला जो बात करें यहाँ का जो विधान मंडल है दोस्तों, विधान मंडल वो 2 सदनी है, मतलब यहाँ विधान परिषद भी है और यहाँ विधान सभा भी है। तो ऐसे भारत के 6 राज्य हैं जहाँ विधान सभा और विधान परिषद दोनों हैं, जैसे यूपी में है, आंध्र प्रदेश में है, और तेलंगाना में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, और जो 6वां है कर्नाटक में है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। हालांकि राजस्थान, उड़ीसा और असम को भी विधान परिषद बनाने की स्वीकृति मिल गई है, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं बनाया। तो विधानसभा की जो सीटें हैं कर्नाटक में वो हैं 224, और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो हैं 75। अगला जो बात करें यहाँ के जो CM हैं वो हैं VS येदियुरप्पा। अगला जो बात करें यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं वजुभाई वाला, और यहाँ का जो कैपिटल है वो साइलेंट वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु है, अंतरिक्ष शहर भी कहा जाता है इसको। अगला जो बात करें कि कर्नाटक में ही है दोस्तों, कर्नाटक में ही है जो नेशनल पार्क हैं वो है आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, आम्फी बांदीपुर, नागरहोल नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक में ही स्थित है। अगला जो बात करें कि यही है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भद्रा दंदेली वन्यजीव अभयारण्य, मौकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और भीमघाट
वन जीव अभयारण्य जो है वो कर्नाटक में ही स्थित है। कर्नाटक का एक फेमस नृत्य होता है दोस्तों यक्षगान, इसको टिक कर लीजिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। यक्षगान जो नृत्य है वो कर्नाटक का ही नृत्य है। अगला जो बात करें, कर्नाटक में ही है जोग जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी जो ऊंचाई है 253 मीटर है और ये किस नदी पर है, फारावती नदी पर है। अगला जो बात करें कर्नाटक के कुछ करंट अफेयर्स, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन, दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो किया जाएगा वो कर्नाटक के में ही किया जाएगा। अगला जो बात करें, कर्नाटक का 33वां जो जिला बना है वो विजयनगर बना है, विजयनगर बना है। और कर्नाटक में जो एक हुबली रेलवे स्टेशन है, हुबली रेलवे स्टेशन वो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है 1505 मीटर का। अगला जो बात करें, बेकल महापाफाड़ स्थल, बेकल महापाफाड़ स्थल जो कि कर्नाटक में ही स्थित है और इसको हाल ही में यूनेस्को की संभावित लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये था दोस्तों कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 4th नंबर का। हाल ही में कारफेरा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ये कारफेरा यूएसए स्थित कंपनी एक रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, और इसमें देखा जाता है कि कौन से देश में लोग ज़्यादा स्किलफुल हैं और कौन से देश के नहीं हैं। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है कारफेरा के द्वारा। तो इसमें जो भारत की जो रैंक है दोस्तों वो है 67th रैंक, 67th रैंक है। और फर्स्ट पे जो है वो स्विट्जरलैंड है। सेकेंड नंबर पर जो है वो लग्जमबर्ग है। और थर्ड नंबर पर जो है वो है ऑस्ट्रिया। और अपने भारत की रैंक क्या है दोस्तों? 67th रैंक है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में। अगला जो बात करें दोस्तों, यहाँ पास है 139th, तो ये जो है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है। अगला जो है 121 नंबर, तो 121 जो रैंक है 121th वो है भारत की रैंक वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है। और फरवरी तो आपको बता ही गया। और इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें भारत की जो रैंक है 53 रैंक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो है 5th नंबर का। हाल ही में नीति आयोग ने किन 2 सार्वजनिक बैंकों को निजीकरण करने के लिए सिफारिश की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A&B, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और IOB इंडियन ओवरसीज बैंक को निजीकरण करने के लिए नीति आयोग ने सिफारिश की है। अगला जो बात करें दोस्तों कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को निजीकरण के लिए किया गया है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो CBI बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1911 में की गई थी और इसके जो चेयरमैन हैं दोस्तों वो हैं तपन रॉय। और इसके जो वो हैं क्या बोल सकते हैं कि MD एंड CEO हैं, MD एंड जो CEO हैं वो हैं वेंकटा राव। अगला जो बात करें कि इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु में है दोस्तों। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं रंगनाथन। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी और इसके जो CEO हैं वो हैं प्रीतम गुप्ता, इसके CEO हैं। तो ये था दोस्तों दोनों बैंक के बारे में। अगला जो नीति आयोग द्वारा सिफारिश की गई है तो नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो नीति
आयोग, इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको योजना आयोग को समाप्त करके इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी और इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो भारत का प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में जो भारत के पीएम हैं वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं राजीव कुमार और इसके जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा हाल ही में 6 नंबर का, हाल ही में भारतीय नौसेना को जुलाई 2021 में किस देश से 3MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का पहला फेट प्राप्त होगा? तो ये दोस्तों भारतीय नौसेना को अमेरिका से प्राप्त होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच, हमारे मोदी जी के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें भारत ने 24 रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए हस्ताक्षर किया था और कुल इसकी जो लागत आई थी 15,157 करोड़ की, मतलब कहें तो 2.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल लागत आई थी। तो इसी का जो पहला जो फेट आ रहा है 3 रोमियो फेट, वो जुलाई में आ रहा है भारतीय नौसेना के लिए। कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है। और ये रोमियो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रोमियो हेलीकॉप्टर है, ये पूरा आधुनिक हथियारों से लगा हुआ सेंसर इसमें लगा होता है और लेस होता है दोस्तों। ये किसके ज़्यादा उपयोगी होता है? तो पनडुब्बियों में अचूक निशाना लगाने के लिए बेहतर कारगर सिद्ध हुआ है और नावों को ट्रैक करने के लिए बहुत ही बेहद सक्षम यह हेलीकॉप्टर है। अगला जो बात करें कि इसका जो एक शक्तिशाली पॉइंट है वह है दोस्तों कि समुद्र में बचाव कार्य करने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध है। तो ये रोमियो हेलीकॉप्टर कहाँ से प्राप्त कर रहा है भारत? अमेरिका से। तो बात करें अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगला जो बात करें, इसका सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क शहर है और इसके जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के वो 46 नंबर के जॉय बाइडेन हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो 49 नंबर की कमला हैरिस हैं, भारतीय मूल की, ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। अगला जो बात करें अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका के जो चीफ जस्टिस हैं वो जॉन रॉबर्ट हैं, वर्तमान में जॉन रॉबर्ट हैं। यही वर्ल्ड बैंक और IMF का भी हेडक्वार्टर है दोस्तों, अमेरिका में ही। अगला जो बात करें कि अमेरिका में जो अपर हाउस होता है उसे सीनेट कहते हैं और सीनेट में जो कुल सीटें होती हैं वो 100 सीटें होती हैं। और जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है तो वहाँ लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और वहाँ 435 सीटें होती हैं, जिसके लिए 6 नॉन वोटिंग होती है और 281 मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है। अगला जो बात करें कि इंडिया प्लस USA के बीच में कुछ एक्सरसाइज होती है, जिसमें से पहला जो होता है कोप इंडिया एक्सरसाइज, इंडिया और USA के बीच में होती है, आर्मी के बीच में। और एक होता है वज्र प्रहार एक्सरसाइज और तीसरा जो होता है वो युद्धाभ्यास एक्सरसाइज। और अगला जो होता है टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, इंडिया और USA के बीच में होता है। और अगला जो होता है दोस्तों वो होता है मालाबार एक्सरसाइज, 3 देशों के बीच में होता है, भारत, जापान और अमेरिका के बीच में होता है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो है 7 नंबर का, हाल ही में ICICI बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को ICICI बैंक के फिर से अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है RBI द्वारा। अगला जो बात करें ICICI बैंक की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, तो इसका 2 हेडक्वार्टर हैं, एक तो रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर है और रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर जो है वो बड़ोदरा गुजरात में है और इसका जो कॉरपोरेट ऑफिस जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला जो बात करें ICICI बैंक की, तो इसके जो चेयरमैन बन गए हैं वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं और इसके जो CEO हैं वो संदीप बख्शी हैं और इसकी जो स्थापना की गई थी 1994 में की गई थी। इसकी जो टैगलाइन है दोस्तों, वो है हम हैं ना
ख्याल आपका। अगला जो बात करें, चंद्रशेखर गौफ को हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अतनु चक्रवर्ती एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ हैं। और बात करें दिनेश कुमार खारा जो हैं एसबीआई बैंक के। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, हाल ही में 47th G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूके में 47th G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। बात करें दोस्तों G7 के बारे में, तो ये विश्व की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं देशों का समूह होता है। इसमें 7 देश और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। बात करें जो 2021 का शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें भारत को आमंत्रित किया गया था बोरिस जॉनसन जी के द्वारा। और इसमें भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को और साउथ अफ्रीका को और साउथ कोरिया को भी शामिल किया गया था। और बात करें कि इसमें नरेंद्र मोदी जी ने भारत की तरफ से जो G7 शिखर सम्मेलन है उसके आउटरीच फर्स्ट को भी संबोधन किया है। अगला जो बात करें कि इसकी जो पहला सम्मेलन हुआ था G7 का, वो 1975 में हुआ था फ्रांस में। अगला जो बात करें कि जो 47th नंबर का हुआ है वो कहाँ हुआ है? यूके में। अगला जो होगा 48 नंबर का G7 समिट वो होगा 2022 में, और ये कहाँ होगा? जर्मनी में होगा। अगला जो बात करें कि 49th नंबर का जो होगा वो 2023 में होगा, और ये कहाँ होगा? जापान में होगा। अगला जो होगा 15th नंबर का वो होगा कहाँ? 2024 में। अब कहाँ होगा? ये इटली में किया जाएगा। तो ये था दोस्तों G7 के बारे में। इसके कंट्री के बारे में देखें तो इसमें जो है 7 कंट्री हैं, 7 कंट्री हैं। कौन कौन सी हैं? पहला तो हो जाएगा कनाडा, ओटवा डॉलर यहाँ की करेंसी और कैपिटल है। कनाडा के बाद आता है फ्रांस पेरिस यूरो, एंड जर्मनी आता है, जर्मनी बर्लिन यूरो। फिर 4th नंबर का जो कंट्री आता है वो आता है इटली रोम यूरो। और फिर आता है इटली के बाद आता है जापान टोक्यो एन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और फिर 6th नंबर पे आता है यूके, लंदन और पाउंड स्टेर्लिंग। और यूएसए आता है लास्ट में 7th नंबर का, वाशिंगटन डीसी एंड यूएसए डॉलर यहाँ करेंसी चलती है। तो ये था दोस्तों 7 कंट्री G7 की। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अमूल के जो एमडी और सीईओ हैं इन्हें ही RF4D को एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत की उत्पादकता और दूध के शुद्ध उत्पादकता के लिए इन्हें एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो 10th नंबर का, हाल ही में 13th अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस किस दिन बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 जून को बनाया गया है। लेवल मतलब कि जो रेलवे होता है, ये रेलवे का अभियान है दोस्तों, रेलवे द्वारा ये चलाया जाता है। जो एक आप देखते हैं कि एक क्रॉसिंग होती है रेलवे पटरियों के माध्यम से, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये 13th अंतर्राष्ट्रीय रेलवे क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 10 जून को बनाया गया है। इसकी जो थीम थी वो थी डिस्ट्रैक्ट। अगला जो बात करें 5 जून को, तो 5 जून को बनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस का जो इस साल का थीम था वो था इको सिस्टम रेस्टोरेशन। और इस साल का जो मेजबान कंट्री था वो पाकिस्तान था। पहली बार ये बनाया गया था 5 जून 1974 को, यूएसए होस्ट कंट्री था। अगले जो बात करें 9 जून को, तो विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। और 7 जून की बात करें तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया जाता है। तो ये था दोस्तों आज 14 जून 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।